क्यू एनालिसिस पे मैं लेने वाला हूँ कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे पीवाईक्यू को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करना क्यों चाहिए, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि पीवाईक्यू किसी भी आप एग्जाम को अगर आपको निकालना है, क्रैक करना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा एग्जाम चाहता क्या है अपन से। क्योंकि यूपीएससी इतने सालों से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, अगर हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो कुछ ना कुछ एक ट्रेंड है उसका और कुछ ना कुछ एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है वो। मार्केट में सबको ही बोलते हैं कि बहुत रैंडम आता है पीटी, बहुत रैंडम आता है कि अजीब से क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया कि कुछ आ गया। ठीक है, वो टेस्ट करता है अपन को, लेकिन आपकी एनालिसिस होगी, एक अप्रोच होगी, तो वो क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि 50-50 में तो एटलीस्ट आपके आ जाते हैं। दो ऑप्शंस हर क्वेश्चन के आपके ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा लक और थोड़ा सा गेसवर्क आता है कि आपको किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे कि किसको कैसे कर सकते हैं और हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। तो वही है कि यूपीएससी की आइडियोलॉजी समझेंगे पीवाईक्यू के एनालिसिस करने के बाद। पैटर्न और एरियाज और ट्रेंड क्या है कि नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रिवर्स, हर साल क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री की टर्म्स एंड टेक्निक्स जो होती हैं, टर्म्स सिंगल वर्ड वाले, हर साल यूपीएससी 5 से 6 क्वेश्चन वहां से दे रहा है। वो लगते अजीब हैं, लेकिन अगर उसको आप तोड़ोगे, वर्ड्स को ब्रेक करोगे, तो आंसर बहुत हद तक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पीवाईक्यू से सीखने को मिलती हैं और कहीं कुछ किसी टेस्ट पेपर्स में कहीं भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए पीवाईक्यू हर किसी का बेसिक सोर्स मटेरियल होना ही चाहिए। उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। फिर एक आती है एलिमिनेशन टेक्निक, जो सब बोलते हैं एलिमिनेशन हटा दो, लेकिन वो सिर्फ एलिमिनेशन नहीं होता है, वो भी एक स्मार्ट वर्क होता है। उसमें हर क्वेश्चन का आपको देखना पड़ता है, यूपीएससी के हर क्वेश्चन के हर एक शब्द का मतलब होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ, उसमें देखेंगे कि हर एक वर्ड का कैसे इंपॉर्टेंस है। सिर्फ एक वर्ड के बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एक वर्ड को पढ़ के। और पीवाईक्यू एक चीज और देता है, पीवाईक्यू करने से अपन को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, अगर पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस मैंने अप्रोच कर लिए हैं, मेरे को एलिमिनेट कर लिया है, वर्क कर लिया है, तो जो मेरा अटेम्प्ट होगा उसमें भी मैं अगर ये टेक्निक्स लगाऊंगा तो वो भी सही हो जाएगा। हाइट ज्यादा हो रही है। ठीक है। हाँ, तो अब ये अपन ने डिस्कस किया कि एनालिसिस करना क्यों है, अब एनालिसिस करना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर बार बार बोलते हैं कि एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। पहले मेरे को भी समझ नहीं आता था कि अपन ने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, हाँ ठीक है, ये आंसर, ये इसका ये क्वेश्चन है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। लेकिन वो एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस आंसर के अलावा ये भी होता है कि क्वेश्चन को बिना नॉलेज के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन आया अपन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, अपन को आंसर पता है, अगर नॉलेज है, अपन ने सॉल्व कर लिया, वो एनालिसिस नहीं है। उसको ऐसे ट्रीट करो कि मेरे को ये चीज़ नहीं पता है, सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू मैं कैसे उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या अपना लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई करके क्या ऑप्शंस अपन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और फिर कैसे प्रोसेस करना है, थॉट प्रोसेस मिलनी, डेवलप करनी है, ताकि इस साल का क्वेश्चन जो है रिपीट तो होगा नहीं, वो जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें वो थॉट प्रोसेस कैसे रेप्लिकेट करोगे। तो ये थॉट प्रोसेस एक बार डेवलप हो गई तो तुम लोगों ने देखा होगा, जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है, हर साल प्रीलिम्स निकलता है, कभी रुकता नहीं है। मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ, 5 दिन प्री के 5 दिन पहले इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, सबका 5 दिन में ही प्री निकल गया फिर से पढ़ के। तो प्री सिर्फ थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी है, थिंकिंग पता है, तो प्री इज वेरी इजी टू क्लियर। लेकिन वो थॉट प्रोसेस डेवलप करने में टाइम लगता है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है। तो पीवाईक्यूज को ही बेस बना के चलना, उसको ही प्रैक्टिस करते रहना, आइडियोलॉजी डेवलप करना कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू। तो चीज़ें भी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा तो समझ में आएंगी कैसे क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, दो दो तीन जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, हर साल क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स पे आएंगे ही आएंगे। तो ये नॉलेज से भी होते हैं, और अपन को ज्योग्राफिकल आइडिया बस हो कि अच्छा ये रिवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस एरियाज में होती हैं, 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। वो सारी चीजें रहती है। साइंस एंड टेक में तो यार जीएम वेव, ब्लैक होल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है यूपीएससी के, हर साल ही कुछ ना कुछ होगा तो पूछेगा ही यूपीएससी। ठीक है। हाँ, और मोर इम्पोर्टेंटली ये भी देखना है कि कोई रैंडम भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उसमें एक ना एक कोई ना हिंट छुपी होगी। और यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, वो ये चाहता है कि आप अप्लाई करो खुले दिमाग से, उस पॉइंट को देख, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, तो सिर्फ वो पॉइंट एलिमिनेट करोगे ना, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी आइडियोलॉजी को, थॉट प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है। हाँ, और जब एनालिसिस करना है तो अपन को ये भी देखना है, चलो 4 ऑप्शंस दिए हैं, अपन को पता है बी ऑप्शंस है, ये सही है, ये अपन ने मार दिया। अब अपन को ये चीज एनालाइज करनी है कि बाकी ए, सी और डी जो है वो गलत क्यों है।
यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कोई भी एक ऑप्शन जो है फालतू में कोई ऑप्शन यूपीएससी नहीं बनाएगा। यूपीएससी का हर जो गलत ऑप्शन भी है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इस साल का गलत ऑप्शन जो है 2 साल के बाद वो क्वेश्चन में फ्रेम हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस को अपन को एनालाइज करना है कि वो गलत, ऐसा नहीं है कि अपन हाँ ये सही है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। जो 3 ऑप्शन जो बचे हैं जो गलत हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। उस चीज़ को भी अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये तो सबको पता ही है कि जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं ओनली ऑल एक्सट्रीमली मोस्टली गलत ही होते हैं। लेकिन 2 साल से यूपीएससी ने, सबको पता है ये चीज़, तो यूपीएससी को पता है कि सबको पता है, तो यूपीएससी ने चेंज कर चुकी है। तो सिर्फ बिना सोचे ऑल देख के नहीं हटा देना, क्वेश्चन को देखना है कि क्या उसका मीनिंग है, क्या एसेंस है। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेटमेंट बहुत जनरल दिया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में विमेंस ने पार्टिसिपेट किया। अब ये बहुत ही ओपन एंडेड स्टेटमेंट है और बहुत जनरल है। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट तुमको दिखे तो कभी गलत ही नहीं हो सकता, इसमें कुछ गलत करने का है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हमेशा मानना कि ये तो सही ही होगा। अनटिल अनलेस कोई चीज हो कि बहुत स्पेसिफिक दिया हो, या कोई टर्म का नाम दिया हो, या कुछ स्पेसिफिक एरिया का नाम दिया हो, तो चीज गलत हो सकती है। ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स कभी भी गलत मोस्टली 99% नहीं होंगे। अगर अपन सिर्फ इतना मान लेंगे ये स्टेटमेंट सही है, तो भी अपन 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये सारी अप्रोच को भी देखना है कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ कॉमन सेंस और जनरल अवेयरनेस से सॉल्व हो जाते हैं। उसमें विलियम्स का या इतना अपन जो पढ़ते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, जो अपन ने 20-25 साल जो अपनी जिंदगी के रहे हैं उसमें से जो भी एक्सपीरियंसेस रहे अपने स्कूल के कॉलेज के लाइफ के, सिर्फ उतने ही बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके पीटी के सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने ओपन माइंड करके किया। तो अभी अपन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे होंगे वो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 2021 या 22 का क्वेश्चन है। रीड करिए, आंसर बताइए सब कोई, क्या हो सकता है इसका। हाँ, ऊपर रहेगा नीचे। ए कितने लोग को लगता है कि ए आंसर होगा? ऑप्शन बी। सबका आंसर बी है, किसी का और कुछ आंसर है? तो सी होगा शायद। सी है, किस किस का सी आंसर है? हाँ, करेक्ट आंसर सी है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यूपीएससी ने। अब पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मान लो डाउट है अपन को, नहीं समझ आ रहा है कौन अपॉइंट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या संविधान में कहीं आरबीआई के बारे में दिया हुआ है कि आरबीआई का कैसा क्या रोल होता है? इतना अपन ने पढ़ा आज तक आरबीआई वगैरह, कभी कहीं कुछ अपन ने रीड नहीं किया। तो अगर आप सिर्फ देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं, वो सरकार को बोलते हैं कि आरबीआई का अपॉइंट कर सकता है। अगर आपने सिर्फ एक शब्द को देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने इसको एलिमिनेट किया, टू हटाओ, यहाँ से टू हटा, यहाँ से टू हटा, यहाँ से टू हटा, आंसर आ गया सी। अब मेरे को नहीं पता कि ये डाउट भी आ गया मेरे को कि आरबीआई क्या कहता है, नहीं पता, मैंने चलो स्किप कर दिया। लेकिन एक हिंट दी है यूपीएससी ने क्वेश्चन में, और ऑप्शंस ऐसे सेट किए हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है कि पहला वाला पता हो या ना पता हो। ये एक बेसिक कॉमन सी चीज है, ऑलमोस्ट हर किसी को बेसिकली पता हो। संविधान अपन ने इतना पढ़ा है साल 2 साल में, आरबीआई इतनी न्यूज में आता है, पेपर में आता है, कभी अपन ने कोई इंटर रिलेशन नहीं पढ़ा उस चीजों में। तो अगर आप ऑप्शन 2 हटाओगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये होता है थॉट प्रोसेस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज को समझना। अभी आरबीआई का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये नहीं करना है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन की इससे ये देखना है कि जब आगे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, जब कॉन्स्टिट्यू क्वेश्चन में दिया होता है कोई भी चीज़ संविधान में लिखी है या संविधान में डिफाइंड है कोई चीज़, तो उस पर अपन को एक्स्ट्रा केयर देनी है कि यार ये लिखी है कि नहीं लिखी है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग उसको जनरल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे कि हाँ ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत हो सकता है, मैं 2-3 मार दो या 1-3 मार दो। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस और थॉट प्रोसेस से ही आती हैं। ठीक है, अब कभी कभार ये होता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है। अब ये 2022 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन है, और ये 2013 या 14 में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ रिपीटेड था।
पीवाईक्यूज का ये भी फायदा होता है, 2022 स्पेशल केस था, 4 क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड थे पीवाईक्यू से। 2 क्वेश्चन 2020 के ही वापस आ गए थे, 2 क्वेश्चन 2013 और 2015 या 14 का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड थे। तब किस्मत है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन भी 2022 का है, ये भी रिपीटेड है, इसका एक ऑप्शन जो है मोर देन अमाउंट वाला, ये ऑप्शन आ चुका है पहले। जैसे ये देखो 2020 का क्वेश्चन है वो, और 2022 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी यही था कि ये स्टेटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी ईपीए के अंदर आती है, और सेम क्वेश्चन उन्होंने 2022 में पूछ लिया कि ईपीए के अंदर इनमें से कौन सी बॉडीज आती है। तो पीवाईक्यूज करने से अपन को ये भी समझ में आता है क्या चीज़ें आ चुकी हैं, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, या देखो यूपीएससी बनाने वाले लोग तो वही हैं जो पेपर्स बना रहे हैं, उनके पास भी एक लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उसी में से प्रीवियस को या रिस देख के बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी रिपीट करेंगे ही कुछ ना कुछ। ये क्वेश्चन भी 2022 का था, ये भी रिपीटेड था। ठीक है। ये भी 2020 और 22 में, देखो तुम्हें बताया 2022 के 4 क्वेश्चन रिपीटेड थे, एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड रिपीटेड थे, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डेफिनेशन बाय, और यहाँ भी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। व्हाट इज ब्लू कार्बन? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं, सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज दिस, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, अपन को सॉल्व करना होता है। जैसे ब्लू कार्बन तो अभी सबको पता है ब्लू कार्बन क्या होता है, लेकिन मान लो नहीं पता होता ब्लू कार्बन, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है अप्रोच अपन देखते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन, मान लो कि सब अज्यूम करो कि ब्लू कार्बन हमको नहीं पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन ब्लू कार्बन से हमको ब्लू वर्ड समझ में आ रहा है, ब्लू मतलब नीला, तो इससे कुछ हो सकता है वाटर रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। अब यूपीएससी का ये देखो कि चारों ऑप्शंस ने कैसे बनाए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ओशन से रिलेटेड कोई एक ऑप्शन है। सेकंड क्या होगा, सिक्यूटेड इन फॉरेस्ट, सेकंड फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन है। थर्ड वाला आ जाएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फोर्थ वाला आ जाएगा कार्बन इन एटमॉस्फेयर। अगर आपको नहीं भी पता है ना ब्लू कार्बन क्या है, अगर आप उसको ब्रेक करो, थोड़ा सा लॉजिक लगा, चारों यूपीएससी के ऑप्शंस कभी भी बहुत क्लोज इनफ नहीं होते हैं, कभी भी आप देखना। यूपीएससी यही चाहता है कि आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप लॉजिक लगा के इसको अप्रोच किया जा सकता है। मान लो किसी को नहीं पता क्या होता, तो भी अपन गैस करते, तो भी मोस्टली एक आते हैं ब्लू कार्बन, ब्लू वाली सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, कहीं एक ओशन का, एक रिवर का, एक वाटर बॉडी का, ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए यूपीएससी ने, चारों अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। तो इससे होता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस भी बहुत स्मार्टली फ्रेम करता है कि आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन से, इसको मान लो नहीं पता है किसी को, तो भाई छोड़ नहीं देना है क्वेश्चन, क्या ब्लू कार्बन नहीं पता या याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ देता हूँ। नहीं, एटलीस्ट रीड करो, सारे ऑप्शंस को रीड करो, दिमाग लगाओ उस पर क्या हो सकता है। जैसे ये, इसका आंसर कोई बता सकता है? अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है पढ़ते हुए, लेकिन देखोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यार ये तो पता ही नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं है, कैसे करें। हम्म। अच्छा। सी होगा, ठीक है। तो कैसे किया, किसी को सबको पता था, या फिर पीवाईक्यू आ चुका है देखा हुआ है, या किस लॉजिक से किया? ठीक है। और हाँ, वही मैं बताऊंगा, वही बताऊंगा मैं। और ऑनलाइन जिसने सी बोला, आपका क्या अप्रोच था इस आंसर के लिए? ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन आया, अब ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो बहुत ही खतरनाक सवाल है कि इसका कोई आंसर बता सके। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाओ, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं वो बताता हूँ, एटलीस्ट 50-50 तक आप पहुंचा जा सकते हो। क्वेश्चन को हर एक वर्ड को पढ़ना है, ठीक है। बुक का नाम दिया है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, मतलब जेल में लिखे हुए, मतलब पूरा पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स, रिलीजियस पे भी ध्यान देना है। रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, और उसका नाम है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो मतलब जो जेल में सबसे ज्यादा टाइम में रहा होगा, उनके पास ही इतना टाइम रहा होगा, उनने ही इतनी सारी बुक्स और चीजें लिखी हैं कि वो इस रिलीजियस चीजों का ट्रांसलेट कर पाए, क्योंकि नाम में लिखा है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस में सरोजिनी नायडू लग सकता है, लेकिन सबसे कम टाइम के लिए वो जेल में रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, तो सरोजिनी नायडू को अपन उस लॉजिक से हटा सकते हैं। फिर बात आती है रिलीजियस लिरिक्स में। अब जवाहरलाल नेहरू अपन को पता है मोस्टली सेकुलर चीजों में थे, रिलीजियस चीज बहुत कम है कि वो लिखेंगे।
तो सिर्फ नहीं, मेरे को नहीं पता सॉन्ग्स ऑफ प्रोजेक्ट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के हर एक वर्ड को देखा अपन ने, दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं दो ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी। एटलीस्ट 50-50 प्रोबेबिलिटी में आप बिना पढ़े बिना नॉलेज के आप आ गए। फिर इसके बाद एक जैसे यूपीएससी का ट्रेंड है कि महात्मा गांधी और ऑप्शंस में है, इन्होंने कहा कि मोस्टली आंसर होता है, तो अपन वो, अब यहाँ पे आपकी गैस है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो ए और सी में से, या स्किप भी कर सकते हो। लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के यहाँ तक आ गए कि दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। और यूपीएससी देखो, अगर ये रिलीजियस नहीं देता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। तो यूपीएससी के हर एक वर्ड का क्वेश्चन में जो दिया है उसका मीनिंग है, तो अपन को हर एक वर्ड पे एम्फेसाइज करना है। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन भी उसने बुक ऐसी दी कि आप समझ सकते हो। और अब ये जो अप्रोच है ना, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगी आपको कि ऐसा सॉल्व कर लो बुक में, तो बोला हाँ ये है, ये इस जगह का नाम दिया, गूगल में करोगे तो ये बुक इनकी है, सीधे आ जाएगा, आप देखो कि हाँ महात्मा गांधी है, चलो आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब ये वाला बुक आ गई, अगले साल ये बुक थोड़ी आएगी कभी रिपीट होके। तो ये आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस आपको समझना है कि कैसे आप वर्ड्स को इंटरलिंक करोगे अपने कॉमन सेंस और अपना अवेयरनेस, और जो जनरल चीजें अपन ने इतने साल 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन में पढ़ी हैं, तो इससे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अपना थोड़ा सा सॉल्वेबल हो जाता है। साइंस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कितने हैं यहाँ पे, कोई है क्या? ठीक है, अब जैसे ये बिस्फेनॉल क्वेश्चन है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है, ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड वाले अपने साइंस के नॉलेज को कैसे कर सकते हैं? फिनॉल पता है, किसी फिनॉल पता होगा तुमको, अगर साइंस वाले जो भी होते हैं, कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जो होता है। ठीक है, इतना पता है किसी को? अपन ऑप्शंस पढ़, क्या है ये मेरे को नहीं पता। बिस्फेनॉल ए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, दिस व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक बिस्फेनॉल ए इज, ये सवाल है, आंसर बता सकता है कोई? सी, और सबका सी? ये सब स्किप करेंगे कठिन सवाल। जी, ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसे। आ, ठीक है, बिस्फेनॉल ए की बात की गई है इसमें। हम्म, ठीक है, ये नॉलेज, ये लॉजिक भी हो सकता है। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, ऐसे बिस्फेनॉल अपन को पता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये होता है फिनॉल का फॉर्मूला, जो साइंस अगर जो होते हैं साइंस वाले पता होता है। अब यहाँ पे आप देखो, लो डेंसिटी पॉली एथिलीन, एथिलीन ग्रुप कौन सा होता है? डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये होता है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट मीन बहुत सारे कार्बन अभी कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, कोई इसने बताया नहीं है कैसा है, तो अब नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से आ गया पॉलीएथिलीन टेराफिलेट, फिर से पॉलीएथिलीन ग्रुप है, तो फिर से डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVCl, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में Cl होगा ऊपर, फिनॉल में OH होता है। तो इससे भी ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। आपको गैस करना है तो भी आप मान सकते हो, ये गैस कर सकते हो, और ये आंसर सही है। तो अब ये चीज अपन ने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड है जो भी हो, केमिस्ट्री में सबको पता होता है, फिनॉल का ये होता है, क्लोराइड का ये है, एथिलीन का ये है। सिर्फ उस नॉलेज से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन कहीं करंट अफेयर कहीं पे रहा होगा, लोगों ने बताया कि मेरे सोर्स से आया, अब ये कहीं नहीं पढ़ता कोई। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी अपन ने चीज़ें कभी ना कभी अपने 10th 11th 12th कॉलेज कहीं भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप हर एक क्वेश्चन को ओपन एंडेडली सोचो, उस पर अपना लॉजिक, जो भी आपको पता है यार, छोटी छोटी चीज़ के बारे में आपको जितना पता है उतना ही नॉलेज लगाओ। कम से कम दो ऑप्शन में बता रहा हूँ, 80% क्वेश्चन में आप एलिमिनेट कर लोगे। फिर बचते हैं दो ऑप्शन, फिर आपकी थोड़ी सी लक फैक्टर भी आता है वहाँ पे। तो क्वेश्चंस देख के घबरा के सीधे छोड़ नहीं देना है क्वेश्चंस को, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिस्फेनॉल है भाई, ये तो पता ही नहीं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हर 50 से 60% सवाल का आंसर सवाल में ही छुपा हुआ है यूपीएससी का। और ये पैटर्न सिर्फ यूपीएससी का है, किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको इस टाइप से क्वेश्चंस, इस टाइप से ऑप्शंस फ्रेमिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कोचिंग वाले सब जानते हैं कि आपका नॉलेज बेस चेक करने के लिए पेपर्स बनाया जाता है, यूपीएससी नॉलेज बेस चेक नहीं करता है, ना प्री में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में। यूपीएससी चाहता है कि जनरल अवेयरनेस हो आपको नॉर्मल चीज़ों के बारे में, और आपका दिमाग इतना खुला हो कि आप कम नॉलेज में भी चीज़ों को अप्लाई कर पाओ। इसलिए 2 घंटे में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सेट करता है। हाँ, ये क्वेश्चन है अगला, ये भी सब सारे पीवाईक्यूज हैं, ये भी 2021 से 22 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता सकता है कोई? डी, सबको पता है या कैसे सॉल्व किया है इसको? हो से ना, हाँ।
वही लॉजिक है इसमें, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, ये पता, लेकिन ये पता है अपन को होवन मुंडा रिबेलियन अपन पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और ट्राइबल रेवोल्यूशन है इसलिए। अब आप ऑप्शंस देखो ना, अगर ये नहीं सारे ट्राइबल के अगर ऑप्शंस हो जाते तो भाई इम्पॉसिबल था क्वेश्चन सॉल्व करना। सिर्फ इतना नॉलेज से ऑप्शन अलग अलग हैं सारे, तो अपन सॉल्व कर पाए इसको। तो ये नॉलेज अपन को डेवलप करनी है कि देख के घबराना नहीं है, सोचना है कि चीज़ों के बारे में कुछ भी मैंने कहाँ कैसा क्या पढ़ा हुआ है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आया था 2020-21 में, 3 जगहों के नाम दिए थे, एक दिदवाना था उसमें से और 2 अलग-अलग थी। अब ये 4 क्या हैं? एक सलाइन लेक्स था, एक मैंग्रोव्स था, एक ये ऑप्शंस था। ठीक है? अब भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन किसी को पता हो दिदवाना राजस्थान का है, राजस्थान की जगह है, राजस्थान में कोई राजस्थान है, एमपी वाले हो पता हो, तो पता हो दिवाना राजस्थान हो, मैंग्रोव्स तो हो ही नहीं सकते वहाँ पे। बाकी 2 ऑप्शंस भी होने, सलाइन लेक्स के रिलेटेड ही एक ऑप्शन आ रहा था, सलाइन लेक्स ही उसका आंसर था। तो ये कॉमन अवेयरनेस जो अपन को रहेगी, तो ये इसको अपन को एग्जाम में लेके जाना है। और ये आप लोग तभी अप्लाई कर पाओगे तब उस दिन आप शांत दिमाग से रहोगे और खुले मन से आप एग्जाम को देखोगे। जितनी ज्यादा नर्वसनेस रहेगी, ये सारी चीजें, ये सब चीजें नहीं चमकेंगी वहां पे, नहीं समझ में आएगा कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता था। पेपर देने के बाद समझ आता है, अरे यार भाई ये तो इतना इजी सवाल था। बिस्फेनॉल वाला मैंने, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, लेकिन जब मैंने बताया ऐसे किया तो बोल भाई ये तो कितना इजी सवाल था, इजी इसलिए हो गया। तो ये अप्रोच को आपको माइंड में रख के चलना है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर इस लॉजिक से भी अपन को सॉल्व करना है, ना कि सिर्फ नॉलेज से। नॉलेज से आपके मुश्किल से हर साल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 25-30 क्वेश्चन मैक्सिमम, 30 के आगे आपकी गाड़ी 35 तक बढ़ जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। और मिनिमम 50 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं आपको। अगर आप कम अटेम्प्ट भी करते हो तो उससे कम में तो चीज़ें होंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान में रखनी है अपन को। अब जैसे ये है, भाई साइंस वाले तो आसानी से बता देंगे क्या होता है। अब मान लो किसी को नहीं पता है क्यूबिट, ठीक है, अभी तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब मान लो नहीं पता है, तो फिर कोई अप्रोच बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? हम्म। 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 ठीक है। हाँ, यही चीज करनी कि बिट्स जो होती हैं 0 1 कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटिंग से रिलेटेड ही होती है। अब ऑप्शंस भी देखो, कंप्यूटिंग का सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर आपको डाउट भी होता है, मान लो कि भाई क्लाउड सर्विस भी कंप्यूटिंग रिलेटेड चीजें होती है, और ये 2 ऑप्शन बचते हैं, ये 2 तो हट गए आपके। ठीक है, अब दूसरा वर्ड दिया इसमें क्यू। ये बहुत 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 सारी जगह होगा अपना, कि जो भी शॉर्ट फॉर्म वाली चीजें होती है ना, कि क्वेश्चन में दिया ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो हमेशा कहीं ना कहीं देखना उसके जो अल्फाबेट्स हैं उससे रिलेटेड कोई एक ऑप्शन है कि नहीं ऑप्शंस में। क्योंकि जो भी शॉर्ट फॉर्म दिया होगा, मान लो एलोरा, कल मैं एक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन कर रहा था एलोरा, कि रिसेंटली इन न्यूज कोई प्रोजेक्ट एलोरा कुछ था, भाई किससे रिलेटेड है। 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, एक ऑप्शन था कोई लोकल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करके। अब मेरे को नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं किया है, तो मैंने देखा एलोरा, 2 एल एल दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, और यहाँ एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है लोकल लैंग्वेज का कुछ ट्रांसलेशन दिख रहा है। तो ये भी किसी ना किसी का शॉर्ट फॉर्म है ना। मोदी जी की आप जितनी भी स्पीचेस देखते होगे, सारे एक्रोनिम्स होते हैं, हर एक्रोनिम का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अभी बजट में स्कीम्स लॉन्च हुई, मिस्ट्री स्कीम कोई लॉन्च की उन्होंने मैंग्रोव्स के लिए, अब उसका तुम शॉर्ट फुल फॉर्म देखोगे, तो अगर मान लो पूछ लिया मिस्ट्री किससे रिलेटेड है, एक ऑप्शन है मैंग्रोव्स का, एक कुछ का, कुछ कोरल्स का, एक कुछ का। अब आप देखोगे एम से स्टार्ट होने वाली चीज है, तो एम हो सकता है क्योंकि उसका फुल फॉर्म तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन जो सिंगल टर्म्स वाले आते हैं यूपीएससी में भी आते हैं, जैसे यही है। मान लो नहीं पता है तो आप इस लॉजिक से भी क्यू से क्वांटम वाला अप्रोच कर सकते हो। तो ये आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टर्म्स आते हैं, वहां पे आपको अप्लाई करके देखना है। और आप देखोगे 80% क्वेश्चंस में जितने यूपीएससी ने पूछे जा चुके हैं, ये अप्रोच कहीं ना कहीं वर्क करती है, एटलीस्ट 50-50 में आपको ला देगी। 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दोगे, फिर उसके बाद 2 ऑप्शंस में आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा नॉलेज लगाओ, कहाँ पढ़ा है, क्या चीज़ की हुई है, तो उससे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अब ये 2022 का सवाल है, इसका आंसर बता सकता है कोई? ए। हम्म। हम्म। इन्वायरमेंट में तो ये भी एक और क्वेश्चन था, ये भी है, सारे इन्वायरमेंट के ऑप्शन ही हैं वैसे उसमें शायद। ठीक है, और कोई? है ना। अब मैंने इसको कैसे किया था, अपन ब्रेन वॉशिंग सुनते हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं भाई, टेररिज्म कंट्रोल करने ब्रेन वॉशिंग कर दे, ब्रेन वॉशिंग कर दे, ब्रेन वॉशिंग मतलब एक का दो के दूसरी चीज लगा देना। ठीक है, ये 22 में मैंने ऐसे किया था भाई, ग्रीन वॉशिंग पहली बार ही आया था, नहीं सुना था मैंने, ऑप्शंस पढ़े, ग्रीन वॉशिंग से मेरे को आया भाई ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग का टर्म जो होता है वही होता है, वही है कि फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना कि भाई गलत है लेकिन सब भी सही है।
तो आप समझ रहे हो कौन सी लॉजिक आपकी लाइफ का कहाँ से आपको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई लिंक नहीं है, लेकिन सारे वर्ड्स अपन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। हर एक कोई भी टर्म्स या हिस्ट्री जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है ना, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। कोई भी वर्ड ऐसे ही फ्रेम नहीं हो गया है, और उस वर्ड का मतलब यूनिवर्सल है। वो वर्ड कहीं भी यूज होगा तो सेम मीनिंग के साथ यूज होगा। तो कोई भी सिमिलर साउंडिंग चीजें होंगी तो आप उससे रिलेट किसी भी क्वेश्चन को किसी भी चीज को कर सकते हो। तो आपके आंसर्स ऐसे आ सकते हैं। तो ये अप्रोच आपको डेवलप करनी है। अब जैसे ये है डीएनए बारकोडिंग, इसका आंसर बताओ कोई। सी या ए? ए किस किस को लग रहा है आंसर? ए। बी किस किस को लग रहा है? अच्छा, सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा है इन तीनों में से, कोई ये बता दो चलो। ए लग रहा है कि ए गलत होगा। और ठीक है, हाँ, ए सबसे पहले गलत होगा। ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन कैसे किया जाए? डीएनए को छोड़ जाओ, बार कोडिंग को देखो। क्या होती है बार कोडिंग अपन कॉमन सेंस में? कहीं भी मॉल या उसमें जाते हैं, बार कोड लगा होता है, स्कैन होता है। बार कोडिंग किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि उससे आपको वो चीज़ क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, ये हर किसी को पता है बार कोडिंग क्या होता है। ठीक है। अब डीएनए की बार कोडिंग हो रही है यहाँ पे। अब डीएनए बार कोडिंग किस लिए यूज होता है, सवाल ये है। असेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। अब अपन को पता है भाई, इतने सारे फॉसिल्स होते हैं, इतने सारे एज होते हैं, उसकी आप बार कोडिंग करके एज नहीं पता लगा सकते हो। एज करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन या उसका फॉसिल्स का वो पूरा हिस्ट्री, कार्बन डेटिंग और सारी चीज़ें, तब जाके आपको एज निकलती है। सिर्फ स्कैन करके इंफॉर्मेशन लेके आप किसी भी चीज़ की एज नहीं बता सकते हो। ठीक है, अपन इंसान की नहीं बता, एआई को लगता है वो एस्टिमेटेड एज बताता है, एग्जैक्ट एज वो भी नहीं बता सकता है अभी। तो बारकोडिंग करके आप कैसे बताओगे जब तक आपको एनालिसिस ना हो, टेस्ट ना हो, चीज़ ना हो। तो आप वन हटा सकते हो। अगर आपने वन हटाया तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। ठीक है, 50-50 पे आप आ गए बिना कोई मेरे को नहीं पता डीएनए बारकोडिंग क्या होती है। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जनरली है स्कैन करोगे तो पता चल जाएगा ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो चीज़ों को। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन द प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, अब मान लो तुमको सेकंड नहीं भी पता है ना, चलो थर्ड पे आ गए। अब यहाँ पे दो तो एलिमिनेट कर दिए तुमने, और तुमको ये पता है कि भाई थर्ड तो सही एनीवे सही है। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोई प्रोसेस फूड है, उसमें एक अनडिजायरेबल प्लांट है, एनिमल है, या कोई अलग चीज़ है। गेहूं है, उसमें कुछ और चीज़ आ गई है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब गेहूं एक अलग स्पीशीज है, और कोई जो अलग चीज़ होगी वो कोई अलग स्पीशीज है। अल्टीमेटली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। इसका मतलब ऑप्शन टू भी तो सही है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, जो सिमिलर चीज दिख रही है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो अगर थ्री सही है तो टू भी अपने आप सही होगा आपका, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब ये चीज नहीं पढ़ी है अपन ने, लेकिन जब बार कोडिंग पता है अपन को कॉमन अवेयरनेस से, उससे भी देखो आपका वो ऑप्शन सॉल्व हो गया। तो ऐसे 60 से 70% सवाल होंगे हर साल यूपीएससी के देते हैं, जो दिखने में बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अपन कॉमन सेंस और कॉमन अवेयरनेस और कॉमन नॉलेज जो भी अपने पास है उसको लगाएं, तो 50-50 में तो 80% में आप अपने आप इजीली आ जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो करेक्ट आंसर भी आपके सामने होगा। तो ये अप्रोच आप लोग को डेवलप करनी है सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके। नॉलेज जो भी पढ़ा लिखा है, पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सब पढ़ना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसीलिए जिसको ये समझ में आ जाता है उसका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। एक बार चीज़ समझ आ गई, हर साल यूपीएससी वही दे रहा है, तुमको 5 दिन में करके भी पीवाईक्यूज वापस लगा लोगे, वापस चीज़ रिवाइज हो जाएगी, वापस तुम अप्रोच कर लोगे, कट ऑफ निकल जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग को डेवलप करना है। और सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सीएपीएफ, सीडीएस, सारी चीज़ें, सबके पीवाईक्यूज आप देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन जितने बन रहे हैं सब यूपीएससी ही बना रहा है। तो ये अप्रोच, ये आइडियोलॉजी है, सारे क्वेश्चंस में आपको लगती मिलेगी। अब ऑप्शन पे आप देखो, अब इसमें ना 1 2 3 या 1 2 या 1 3 ऐसे ऑप्शंस फ्रेम नहीं किए गए कंफ्यूज करने के लिए। तो ये ऑप्शंस बनाने में भी यूपीएससी बहुत दिमाग लगाता है। तो इसलिए अगर आपने एक लॉजिक लगा लिया भाई ये तो नहीं हो सकता, तो आपके दो ऑप्शंस ऐसे हैं कि एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर दो बचे भी ऐसे कि अगर थ्री अपने आप हो गया
कि मान लो अगर 3 नहीं होता ना, 2 ओनली एंड 2 3 होता, तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। तो ये क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाता है कि भाई इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने दिया कि हाँ ये सही है, इसके बेसिस पे आप 2 को अपने आप कर लोगे, हाँ ये सही है तो 2 सही होगा और आपका आंसर आ गया। तो ये अप्रोच अपन को पीवाईक्यू से डेवलप करनी है। हाँ ये सवाल है, ये सवाल का आंसर बताओ कोई। बी। ठीक है, और किसी का और कोई आंसर? ए किसी को लग रहा है ए आंसर हो सकता है? सबका बी लग रहा है, सी लग रहा है? बी, जिसने बी किस लॉजिक से बोला, कैसे सॉल्व किया इसको? ठीक है, ठीक है। ए क्यों नहीं लगा आपको? ए भी तो हो सकता है कुछ यूरेनियम से बन रहा हो, कुछ थोरियम से बन रहा हो। ए होना चाहिए। अभी तो बी बोल रहे थे ना किसी। अच्छा अच्छा, ए होना चाहिए। ए में लिखा है, मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थ्योरियम। सेकंड में है सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाई। कुछ इंपोर्टेड यूरेनियम यूज करते हैं, कुछ डोमेस्टिक यूरेनियम जो होता है उसको यूज करते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई मींस इंडिया में जो यूरेनियम है उनको वहां से जो यूरेनियम मिल रहा है डोमेस्टिक सप्लाईज में से। ठीक है। थर्ड होता है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन इंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस। कुछ फॉरेन कंपनीज का न्यूक्लियर है और कुछ डोमेस्टिक है। और फोर्थ है कुछ स्टेट ओन्ड है और कुछ प्राइवेट ओन्ड है। हम्म। ये होना चाहिए। हम्म। ठीक है। हाँ। अच्छा। ठीक है। अब देखो ये है कि वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप हमको पता है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो भी होता है बहुत स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं। अगर आपने फॉरेन पार्टीज फॉरेन कंपनी को इन्वॉल्व कर लिया तो भाई दिक्कत भी हो सकती है। किसी को श्योरिटी थोड़ी है कोई कंपनी कहाँ से आई कितना क्या है। तो कभी भी आप देखोगे जो अपन एफडीआई रेगुलेशंस भी होते हैं, एटॉमिक सेक्टर और 4 स्ट्रेटेजी सेक्टर्स जो हैं उसमें एफडीआई है ही नहीं अपने। आप पैसा भी नहीं लगा सकते तो फॉरेन ओन्ड कैसे होगा? अगर फॉरेन एंटरप्राइज ऑपरेट कर रही है, भाई लीक कर देगी न्यूक्लियर चीज को वो, तो भाई तबाह हो गया आपका तो देश। तो ऐसी चीजों में आप कभी भी फॉरेन एंटिटी को इन्वॉल्व करोगे ही नहीं। तो जैसे आपने ये स्टेट और प्राइवेट को उससे एलिमिनेट किया, ऐसे ही सी भी आपका एलिमिनेट होगा। यहाँ में प्राइवेट को नहीं कर सकते भाई, कुछ भी कर सकता है प्राइवेट वाला, किसी का भरोसा, पैसा दो उसको सब कर देगा वो। फॉरेन एंटिटी भी ऐसा है। तो ये दो ऑप्शंस आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं दो, सम यूज यूरेनियम एंड सम यूज थ्योरियम। और ये बचता है कि इंपोर्टेड यूरेनियम और डोमेस्टिक सप्लाईज। तो अगर आपको 50-50 में फंसना है तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। लेकिन अब आप देखोगे कि जितना भी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर चीजें होती हैं मोस्टली सारी इस पे ही होती हैं। ठीक है। तो इसलिए आंसर ये जाएगा, यूरेनियम और थ्योरियम पे यूज, दोनों पे यूज नहीं होती हैं जितना भी अपन जनरली पढ़ते हैं। अगर आपको गेस लेना आप ये भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा लक और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो वर्क करेगा। ठीक है। लेकिन ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे पर्टिकुलरली। इन दो में से होगा आंसर, बी था इसका। अब थोरियम वाला इसलिए, थोरियम से जनरली यूज नहीं होते न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बस वही है, बाकी कॉमन तो कुछ है नहीं उसका।
हाँ, अब एक चीज और यूपीएससी क्वेश्चंस में होती है, आजकल 3-4 साल में देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन होता है, 6-7 ऑप्शंस दे दिए होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर मल्टीपल 1 2 3 4 4 5 6 1 2 4 5 6 ऑप्शंस होते हैं। अब ये दिखने में बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन सबसे आसान सवाल होता है, क्योंकि इसके ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं, अगर आपने एक चीज पकड़ ली और उसको किया तो आपका सीधे आंसर आ सकता है। इस सवाल का आंसर बताइए। क्वेश्चन क्वेश्चंस ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefits? मीन साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं इंडिया में इंडिविजुअल्स के लिए। ऑप्शन वन है कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मेलवेयर डिस्टरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, कोई जानबूझ के कंप्यूटर खराब कर दे तो। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करना, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, कोई कोर्ट में केस फाइल कर दे तो कोर्ट का जो खर्चा होगा वो इन्वॉल्व रहेगा साइबर इंश्योरेंस में। तो ये चार ऑप्शंस में से क्या क्या जनरली इन्वॉल्व रहेगा साइबर इंश्योरेंस कोई अगर कोई इंसान लेता है तो। फिर ऑप्शंस हैं 1 2 4, 1 3 4, 2 and 3, 1 2 3 4। हम्म, ठीक है। आपको भाई जाम मुझ के तोड़ दोगे तो भाई कोई कोई इंश्योरेंस देगा। ठीक है। अब ये सवाल से ऑप्शन देख रहे हो आप कैसे, अब ये नहीं पता है आपको कुछ भी ना कि ये इन चारों में से कौन सी चीज होगी, लेकिन आपको टू पता है कि टू नहीं होगा, तो आपने टू हटाया और सीधे आपका आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा उसमें से जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर ये नहीं होता ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते भाई कोर्ट वाला होता है कि नहीं होता है, कि इसका होता है कि ये इन्वॉल्व होता है कि नहीं। लेकिन यूपीएससी ये नहीं चाहता आपको ये सब सारी चीजें पता हो। यूपीएससी आपको ये चाहता है, आपको ये पता हो भाई कॉमन सेंस है कि जानबूझ के तोड़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों इन्वॉल्व करते हो, अपनी गाड़ी तोड़ के चले जाओ पैसा दे दो, नहीं देगा कोई भी ना। तो सिर्फ ये आपको पता हो तो आपका आंसर आ रहा है। तो इस चीज़ों को अपन को ध्यान देना है कि यूपीएससी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, यूपीएससी अपना अप्रोच को टेस्ट करना चाहता है। तो ये अप्रोच और ये कॉमन अवेयरनेस आपको डेवलप करनी है कि एग्जाम में देख के आप घबराओ नहीं, सारे ऑप्शंस को हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आप देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और अपनी चीज़ों से रिलेट करो। जैसे ये क्वेश्चन ये है, चलो इसका आंसर बता दो, तो ये भी ब्लर हो रहा होगा तो ये भी मैं रीड कर देता हूँ। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एमएसपी सेट करना फॉर ऑल द क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, फार्म लोन वेव करना, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शंस हैं 1 to 5, 1 3 4 and 5, 2 3 and 6, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी, सबका सी। कैसे? हम्म, ठीक है। अ- हाँ, होगा ही होगा। हम्म, सिर्फ 24 क्रॉप्स के लिए होते हैं, इसके लिए होते हैं, हाँ भाई। हाँ हाँ, तो अब वही देख रहे हो कि हर किसी ने अलग नॉलेज लगाई, लेकिन आपने सिर्फ कोई भी एक ऑप्शन पकड़ा तो आपका आंसर सीधे सीधे आ गया। किसी ने बस यही देखा कि ऑल क्रॉप्स के लिए नहीं होती है, वन हटाया आपने, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। अब किसी ने ये सोचा कि भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना है, फ्री में बिजली देना कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, तो अगर आप सिर्फ 4 को हटाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दो में तो आ जाएगा, ये दो हट गया, आपका 1 2 5 1 2 3 6 बचा। 6 तो हो गई। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को भी उठा लोगे ना इसमें जो आपको पता होगा, यूपीएससी के ऑप्शन ऐसे ही फ्रेम होंगे कि आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस में आपको यही देखना चाहिए कि नॉलेज नहीं पता है तो भी कौन सा ऑप्शन जो लग रहा है कि ये सही तो होगा ही होगा, और कौन सा एक ऑप्शन गलत तो होगा ही होगा, सिर्फ उतना कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये यूपीएससी के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, जिसमें 6-7 8 ऑप्शंस भी दे दिए होते हैं। तो ये ऐसे ऑप्शंस फ्रेम करता है, लेकिन ऑप्शंस फ्रेमिंग आप देख रहे हो कितनी अच्छी है। कोई कोचिंग वाले की ऐसी नहीं होती है। ये यूपीएससी का ही होता है कि कोई सा भी एक ऑप्शंस आप पकड़ लो जो आपको पता है, उससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग को डेवलप करना है, इस चीज को आपको पीवाईक्यू से एनालाइज करना है। जैसे एक और ये सवाल 2021 का है शायद ये, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, है ना। हर वर्ड को ध्यान देना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोला हुआ, सिर्फ क्रेडिट सपोर्ट भी लिख सकता था वो यहाँ पे। इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस: वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, परचेज फॉर कंबाइंड हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर फार्म हाउस होल्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंशन, और घर बनाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ऑप्शन है 1 to 5, 1 3 4, 2 3 4 5, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड ऑप्शन 1 3 4। ठीक है, सही समझो सब। शॉर्ट टर्म में भाई ट्रैक्टर चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों मिलेगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है तुरंत के लिए छोटे अमाउंट में क्रेडिट। ठीक है, आप देख रहे हो, अगर ये नहीं लिखता यूपीएससी शॉर्ट टर्म क्रेडिट से लिखता किसान क्रेडिट काम में सपोर्ट दे रहे हैं, किस किस चीजों के लिए देना होता है, तो ये क्वेश्चन भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता। किसको पता है किसान क्रेडिट कार्ड के सारे प्रोविजन है? अपन को तो नॉर्मल चीजें जो पता है सिर्फ वो 4 चीजें पता होती हैं, लेकिन उसने दिया हुआ है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और ऑप्शन ऐसे फ्रेज किया। आप टू देखो, टू नहीं हो सकता, टू हटाओगे आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, 5 हटाने पे भी आ रहा है। भाई घर बनाने के लिए थोड़ी देंगे तुमको। तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से लगाओगे, सरकार की स्कीम है भाई, घर बनाने के लिए थोड़ी पैसा ले लो, किसान को दे रही है तो तुम 5 को भी हटाओगे तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो ये होता है, भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए। और ऐसे 10 से 12 सवाल होंगे यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में। तो अगर आपने 25 सवाल सही कर लिए अपने नॉलेज बेस से, 10 क्वेश्चन आपने ये सही कर लिए अपने कॉमन सेंस से, 35। ठीक है, और 10 से 15 सवाल जैसे नॉर्मल शब्द को ब्रेक करोगे, लॉजिक लगाओगे, 50-50 पे आप वहां पे आ जाओगे। तो बहुत, अगर ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन ये सिर्फ एक सवाल से आपको मैंने बता दिया, अभी सबको समझ में आ गया, लेकिन जब से खुद से नहीं करोगे ना, फाइनल में ओएमआर भरते टाइम मिलेगा यार सही तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये होता है ना। अभी तो लग रहा है, अभी तो आंसर सबको पता है, अभी तो सब आराम से बैठे हैं। हाँ, तो अब ये चीज कैसे डेवलप होगी? तब आप 10 15 20 साल के सवाल आप देख लोगे, खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, खुद से देख लोगे कि ये चीजें जो चीजें हैं, ये नॉलेज है, हर सवाल में लग रही हैं, हर टेस्ट पेपर में लग रही हैं, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कॉन्फिडेंस लेके ही जाना है अपन को 28 मई को, कि भाई यूपीएससी ने पिछले 25 साल में चेंज नहीं किया, तभी भी चेंज नहीं करेगी। और चेंज अगर करेगी तो सब निपटेंगे। समझ रहे हो? कट ऑफ क्यों कम जा रहा है अभी? अब मैच द कॉलम में चीजें होती थी, यूपीएससी जो देता था कि इंटरचेंज करता था, वो चीजें करता था। अब यूपीएससी को समझ आ गया, हर किसी को समझ में आ गया ये चीज। 2022-21 में बदल दिया उसने, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल द पेयर। हम्म, वही अपन को प्रैक्टिस करना है। अपन को डायरेक्टली 28 मई को नहीं जाना, अभी अपने पास 3 महीना है। उसी में अपन को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हुए कि ये चीजों को अप्लाई करना है। और ये चीजें माइंड थकने लगता है, लेकिन ये आप चीजों को देख रहे हो, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अब यार शॉर्ट क्रेडिट दिया हुआ है, या किसान सरकार की स्कीम है भाई घर बनाने की, ये तो चीज। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक ऑप्शन को, हर एक वर्ड को पढ़ना है अपन को। क्वेश्चन का भी हर एक शब्द पढ़ना है, और हर एक ऑप्शन का भी हर एक शब्द पढ़ना है। सिर्फ पढ़ बस लोगे ना आप, आधे सवाल आपके वैसे सॉल्व हो जाएंगे। जितने 10 15 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, नॉलेज किसी में भी नहीं लगाया अपन ने, एक भी सवाल में। और ये तीनों जितने क्वेश्चंस किए मैंने, 20 21 22, तीन प्री जो मैंने दिए हैं, मैंने वहीं से सारे क्वेश्चंस उठाए हैं मोस्टली। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ना तो है ही, जो 25 30 सवाल होंगे पॉलिटी के, इकोनॉमी के कंसेप्ट वाले, वो पढ़ने से ही होंगे। मतलब वो भी ऐसे होते हैं कि बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पढ़ लोगे तो टाइम बच जाएगा अपना। कि सीधे आंसर पता है, पॉलिटी प्रेसिडेंट किसको क्या अपॉइंट करता है, वो आंसर हो गया। फिर उसके बाद जो ये वाले 25 से 30 सवाल आते हैं, यहाँ पे अपन को ये अपना कॉमन सेंस लगाना है। और ये वर्क प्रैक्टिस से ही आएगा, कि अपना हर क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो कि ये चीजें लग रही हैं, सॉल्व हो रही हैं,
तो प्रैक्टिस से ही अपन को आएगा। कम से कम आप 40 से 50 टेस्ट तभी दोगे 2 से 3 महीने में। मैंने पिछली बार कम से कम दिए थे 65 टेस्ट दिए थे मैंने, सेक्शनल और फुल लेंथ सब मिला के। क्योंकि तब आप जब देते हो ना, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, आप कोचिंग्स वाले भी किसी अलग-अलग चीज़ों के सर के टेस्ट पेपर सबसे बेस्ट होते हैं। सर के टेस्ट पेपर यूपीएससी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये ऑप्शंस वाली को कोई वाले नहीं करते हैं। तो जब आप चीज़ों को अप्लाई करोगे, तब आप 2 घंटे बैठोगे, देखोगे, करोगे, तो ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती जाएँगी। अभी मैंने आप लोग को बता दिया, आप हर साल में ये क्वेश्चंस करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, सीडीएस के, सीएपीएफ के जो भी एग्जाम्स यूपीएससी साल में 5 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे, ये चीज़ें हर किसी में लग रही होंगी। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा, तब जो उतनी हिम्मत आ पाएगी कि आप ओएमआर में वो गोला भर पाओगे 28 मई को। नहीं, क्योंकि अगर खुद से नहीं करोगे ना, तो नहीं भराएगा वहां पे यार कि भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पूरा साल भर दांव पे लगा होता है उस 2 घंटों में। ठीक है, पहला प्री मेरा नहीं निकला था, पहले प्री में मेरे 90 नंबर आए थे, इसीलिए क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी भाई पहले अटेम्प्ट में कि मैं लगा पाऊँ। फिर दोनों बार मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकला है। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाता है भाई चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, तो होंगी उस दिन भी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अपन कोई एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा भाई कॉमन सेंस है कि अपन यहाँ पे जितने क्वेश्चंस में लगा रहे हो, जो अपना प्रीवियस नॉलेज है बिस्फेनॉल वाला, भाई एल्कोहल का फॉर्मूला ही है OH, तो है ना, तो एलिमिनेशन थोड़ी कर रहे हैं उसमें अपन। लेकिन यूपीएससी इसी का नाम है ये। हाँ, ये भाई बहुत डिफिकल्ट सवाल था, 2020 से 21 का था। अब इसका कोई आंसर बताओ। जो अपन ने लॉजिक्स पढ़े हैं अभी, उसी को थोड़ा सा कोई इम्प्लीमेंट करना, इसका आंसर बताना। सी, आपका सी। दो सही होना चाहिए, सही बात है। इसका आंसर ए है। जो इन्होंने अप्रोच बताई एग्जैक्टली वही अप्रोच है। अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं भाई, ये कौन सी किताब है, कौन सा बंदा है, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन थर्ड एलिमेंट करके आंसर आ रहा है ये। ठीक है, तो अब ये सवाल यूपीएससी का है, दिखने में बहुत कठिन है, छोड़ दोगे, लेकिन अब पढ़ोगे, करोगे, हिम्मत लेके टिक करोगे, आंसर सही होगा। अब कैसे, वो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा, की किताब का नाम है, रिटन बाय शंकर गणेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल। सिर्फ ये नहीं लिखता ना, लिखता इन्हें किताब लिखी है तो मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसमें से अपन को स्टेटमेंट देखने हैं। इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स hypocritic कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। अब भाई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के खिलाफ कोई बुक लिखी है उन्होंने, तो ब्रिटिश के तो अगेंस्ट में लिखी होगी, ब्रिटिश इतनी क्रूरताएं कर रहे थे अपने ऊपर, तो भाई ये तो मोस्टली सही होना चाहिए। नहीं पता है फिर भी चलो आगे पढ़ते हैं। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग। भाई ये बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पर इसमें कुछ गलत होने का है नहीं। इतनी सारी किताबें होती हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में सब कुछ चल रहा था, तो भाई इंस्पायर कहीं ना कहीं किसी नुक्कड़, किसी मोहल्ले में, कहीं किसी शहर में तो हुआ ही होगा ना। इसमें ये नहीं लिखा है कि बंगाल में किया, कि महाराष्ट्र में किया, कि वहां पे किया, इसमें लिखते हैं कहीं ना कहीं हुआ। इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। तो ये बहुत जनरल है, तो ये तो सही होगा ही होगा, कुछ सही हो या ना हो। तो ऑप्शन टू तो सही होगा ही होगा, तो ये तो ऐसे भी हटा अपना। अब थर्ड को पढ़ो। द यूज ऑफ देश, उनकी बुक में जो देशार कथा थे, देश की कथा, उसमें देश का मतलब है कि सिर्फ बंगाल से बंगाल तक सीमित है। तो उन्हें बहुत स्पेसिफाई कर दिया। अब तुम ये सोचो, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बुक लिख रहे हैं कोई, तो भाई बंगाल का उसके लिए थोड़ी लिख रहा होगा कोई। देश मतलब पूरे भारत देश की आज़ादी की बात कर रहे होंगे ना, इंग्लिश के ब्रिटिश के अगेंस्ट लिख रहे हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक बना दिया उसने ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन गलत होगा, सबसे गलत तीनों में ये ऑप्शन लग रहा है अपन को। गलत होने को कोई भी हो सकता है,
यहाँ 3 ऑप्शन में आपको चुनना है, सबसे गलत ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, और जैसे ही आप थर्ड हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना मुश्किल सवाल भी आप देख रहे हो, कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक से अपन ने जो डिस्कस किया, अवेयरनेस से ये क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन यही बात है जो आपने कही थी कि ये दिमाग अपन को एग्जाम में भी लगाना है कि देश का मतलब होगा सिर्फ बंगाल रीजन नहीं हो सकता, और ये हिम्मत भी अपन को लेके आनी है कि भाई ये जो सोचा है अपन ने इसको ओएमआर तक भी लेके जाना है। तो टेस्ट पेपर में लिख के हो गए कि यार छोड़ देते हैं, तो उसको ओएमआर तक लेके जाना है। वो चीज तभी होगी तब आप खुद करके देखोगे हर एक क्वेश्चन को। तो पिछले 13 से लेके 22 तक के क्वेश्चन को जो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करना है, सर बोलते हैं सब बोलते हैं, तो सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, ये चीजें आपको देखनी है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन का अपना कुछ ना कुछ नजरिया होता है, तो उसमें जो सही आंसर है वो तो अपन को पता है, लेकिन जो गलत है ना, क्यों गलत हो रहा है वो ऑप्शन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना, ताकि जब कोई नया क्वेश्चन 2023 में आएगा तो वो अप्रोच आपके साथ जाएगी, वो सवाल तो आपके साथ नहीं जाएगा कि वही आ रहा है। तो अप्रोच आपको लेके जाने की, हाँ ये चीजें यूपीएससी ने लगाई हुई है पिछले 10 सालों में, तो ये मेरे को इस साल भी लगानी है और मेरे को आंसर लेके आना है। अब जैसे ये है, चलो ये क्वेश्चन बताइए, दो पुराना क्वेश्चन है, 2015 या 16 का क्वेश्चन है। सर्विस एरिया अप्रोच किसके अंदर आती है? हम्म। तो ये सबको पता ही होगा वैसे, इसलिए होता है। अब नहीं पता है मान लो, तो कैसे कोई लॉजिक बता सकता है सॉल्व करने का इसको? रैंकिंग जो है सर्विस सेक्टर में। हाँ हाँ हाँ, वही। अल्टीमेटली यही है कि सर्विस एरिया अप्रोच, किसी एरिया पर्टिकुलर में कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैंक स्कीम, और ये मनरेगा हो गई, तो मनरेगा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट भी कोई सर्विस नहीं है, तो ये दो तो आपके ऐसे ही हट गए। अब सर्विस प्रोवाइड करने में, तो आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं है, बेसिकली बैंकिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसलिए अपना आंसर बी हो जाता है। तो ये चीज दिखाने का मतलब, जो ऐसे वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के, वो बिना नॉलेज के आपको सिर्फ वर्ड को ब्रेक करना है। अपन ने सर्विस को ब्रेक किया, एरिया को ब्रेक किया, अपन सीधे आंसर पे आ गए। ये इसलिए नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। सर्विस मतलब क्या होता है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया या कुछ बना दिया, कुछ डेवलप कर दी, वो कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। सर्विस प्रोवाइड करना मीन्स कुछ चीजें देना होता है ना, कुछ चीज चल रही है, कुछ चीजें दे रही हैं, तो बैंकिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अगर चलो आपको ए और बी में डाउट है, सी और डी तो नहीं हो सकते ना बिल्कुल, 50-50 में तो आप फिर भी आ गए बिना नॉलेज के। तो ये चीज अपन को डेवलप करनी है। ठीक है, नॉलेज के ज्यादा ये चीजें करनी है। देखो अभी अपन ने 2022 का क्वेश्चन देखा, पॉलीएथिलीन टेट्राफेलेट, ऑप्शंस था एक, और उस पे एक सवाल आ गया है, ये 20 से 21 का। ठीक है, इसका आंसर बताओ कोई। ये किसी का और कोई आंसर? ये कैसे? हम्म। सही बात है। हम्म। हम्म। यही अप्रोच है इसकी, कि उसने बोला है पॉलीटेटिन टेराफिलेट है, यूज हो रहा है, उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वही है कि कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज, अपन को पता है भाई प्लास्टिक है, ये चीजें हैं, कोई भी अल्कोहल कोई सा भी, ऐसे भाई रिएक्शन तो होती ही है ना। तो माइल्ड क्वांटिटी में होना चाहिए या कंसनट्रेटेड होना चाहिए, अगर तुमने बहुत कंसनट्रेटेड एसिड डाल दिया तो मेल्ट ही हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो एनी वर्ड से आप इसको हटाओगे, तो ये हटेगा तो आपके दो ऑप्शन ऐसे हट गए। तो यही है कि आप उसको ये कर रहे हो कि इंक्लिनेशन मतलब जलाना होता है ना, प्लास्टिक को किसी की जगह को जलाओगे भाई, थोड़ी सी चीज कार्बन, अपन ने देखा का कार्बन से ही तो बना है वो चीजें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, CO2 तो बनेगी बनेगी ना थोड़ी सी। विदाउट लिखा है उसने कि कुछ भी नहीं निकल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब ये चीज भी अपन को नॉलेज से नहीं पढ़ना है, ये चीज आप सिर्फ ऑप्शन सीट करोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो भी देखो आपका आंसर आ रहा है।
तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ बार-बार, इसी को डेवलप करना है और ये कॉन्फिडेंस लेके आना है पीवाईक्यूज़ देख के, कि हाँ, यूपीएससी ऐसा ही ये देता है प्रीलिम्स। और टेस्ट सीरीज़ वालों में ये क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम नहीं होते हैं, ऐसे ऑप्शंस फ्रेम नहीं होते हैं। वो नॉलेज टेस्ट करेंगे, आप इसके बारे में कितना पता है। एक पेज का सॉल्यूशन दे देंगे आपको इसके ऊपर पूरा, कि ये ऐसा होता है, यहाँ निकलता है, यहाँ बनता है, ये यूजेज़ हैं। फिर आप सब पढ़ने लगोगे, उसको रटोगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है अपन को। जितने भी टेस्ट अपन को देने हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस के लिए देने हैं और उस प्रेशर को सहने के लिए देने हैं कि 2 घंटे आप बैठ के अपने दिमाग को खुले तौर पे लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। टेस्ट देने का वही मतलब होता है। और बाकी सीखना जो भी कुछ भी अपन को यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही सीखना है, प्री में भी और मेंस में भी। सबसे बेस्ट चीज़ होती है पीवाईक्यूज़। और उसमें अपन को जैसे ये ऑप्शंस आ गए ना, जैसे उसमें एक ऑप्शन आया था ये, तो इसके बारे में जितने भी सवाल आ चुके हैं ना आपको, जितने भी कीवर्ड्स आ चुके हैं, आपको अपने तौर पे रिसर्च करनी है उन चीज़ों की। क्योंकि कहीं न कहीं मैं बोल रहा हूँ पिछले 3-4-5 साल में कहीं न कहीं वो चीज़ कुछ न किसी और रूप में रिपीट होगी। 4 सवाल तो सीधे-सीधे रिपीट होगा 2022 में। तो 4 सवाल 8 नंबर 10 नंबर भाई, कितनी बड़ी बात हो जाती है प्री में। तो पीवाईक्यूज़ का यही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये भी ऑप्शंस है, चलो ये भी बता दो। ठीक है? इतना आसान सवाल है। अब देखो ऑप्शंस भी देखो फ्रेम कैसे, अगर आपने 4 हटाया या 2 हटाया डायरेक्ट आंसर आ रहा है। 2 हटा के भी ये आ रहा है, 4 हटा के भी ये आंसर आ रहा है आपका। आपको नहीं पता लेकिन एक चीज़ पता है भाई, जेलीफिश मछली है, ये भी वो मछली है, तो अगर ये रेट्रीवोस नहीं हो सकती। ऑप्शंस ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी में कि आपको एक चीज़ पता हो तो आप आंसर ले आओ। तो यूपीएससी आपको पूरा हर चीज़ के बारे में पता हो ये चेक नहीं कर रही है। आप कितना स्मार्टली उसको अप्लाई कर पा रहे हो ये चेक कर रही है। 30 सेकंड भी नहीं लगे आपको सवाल सॉल्व करने में और सही आंसर आ गया आपका। हाँ, ये 2021 का सवाल है, इसको बताओ। चौसठ योगिनी टेम्पल मोरेना में है, उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग, इसका आंसर होगा सी। हाँ, 2 हट जाएगा। इतना बड़ा इंडिया है, इतनी डाइवर्सिटी है, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं कोई और भी हो सकता है। वैसे ही अपन जानते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। ऑप्शन भी देख लो, 2 हटाओ सीधे आंसर आ रहा है। नहीं तो भाई नहीं पता मेरे को कि भाई ये डायनेस्टी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, पढ़ा ही नहीं अपन ने कभी ये। वैष्णव कल्ट है, ये है चीज, तो आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है और पीवाईक्यू से एक और चीज आइडेंटिफाई करनी है कि किस चीज को यूपीएससी ट्विस्ट करके देता है। मतलब ये चीज भी हमें बहुत सारे गलत देता है वो, वैष्णव और शैव वो वाली चीज़ों को चेंज करता रहता है। ठीक है? डायनेस्टी भी बहुत जगह चेंज करता है यूपीएससी, कि ये इस राजा ने बनाई है, इस समय बनाई है, राजा का नाम दूसरा दे देता है वो। तो ये सारी चीज़ें जब आप पीवाईक्यू से एनालाइज़ करोगे ना, कि आप इसको भी गलत कर सकते हैं, इसको भी गलत कर सकते हैं, लेकिन कौन-सा ज़्यादा गलत है आपको उस सवाल में सवाल के अकॉर्डिंग देखना है। कुछ लोग बना के जाते हैं भाई डायनेस्टी गलत ही देता है यूपीएससी, भाई इसको गलत किया तो देखो 1 गलत करके भी आपके 2 ऑप्शन फँस रहे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। तो कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा गलत है? तो सिर्फ ओनली से गलत नहीं है, उसमें ये भी देखना है कि ओनली सर्कुलर टेम्पल, भाई इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे अपनी डाइवर्सिटी रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये बताओ इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो मुश्किल है, 50-50 कैसे ला सकते हो ये बताओ। कौन से 2 ऑप्शंस होंगे जो हटाओ? ठीक है, ये एक हटाओ और ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। ऑप्शंस आप देखो, चारों ऑप्शंस देखना है। इसमें दिया है अजंता केव्स, सांची स्तूप, केव, स्तूप। और जगह क्या दी है? सब में जॉर्ज दिया है, घाटी। स्तूपा अपन ने देखे, सांची स्तूपा, स्तूपा कहाँ होता है? समतल जमीन पे होता है, फ्लैट एरिया में। भाई घाटी पे स्तूपा नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस है जो अपन ने देखा है। तो 2 ऑप्शन तो भाई स्तूपा वाले दोनों हट गए। स्तूपा तो आंसर होगा नहीं, घाटी दिया हुआ है जॉर्ज, घाटी के बीच में स्तूपा कैसे होगा? स्तूपा के लिए पूरा समतल चाहिए, वहां पे स्तूपा बना होगा। 2 ऑप्शन भाई, बिना कौन सी नदी कहाँ पे, बिना लोकेशन मैंने हटा दिए।
अब बचते मेरे पास दो ऑप्शंस, या तो अजंता केव्स या तो पेंडोलिनी केव्स। 50-50 पे आ गए आप, बिना कुछ किए भी। और फिर सी, जैसे आप लोग ने बताया कि जोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, चीज़ें हैं, तो आप ए पे जाओगे। मैंने इस सवाल को ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, मेरे को नहीं पता था ये सवाल क्या है भाई, इसलिए कि मैंने ये दो हटा दिए थे, बचे थे इन दोनों में। फिर मेरे को जोग्राफिकल का थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन मेरे को रिस्क लेनी थी, मैंने ए ले लिया। तो यूपीएससी ऑप्शन देखो ऐसे फ्रेम किया, जॉर्ज उसने हर जगह कॉमन दिया है। और ये भी देखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, कभी कभी अपन को चीज़ समझ नहीं आती, हिंदी जरूर पढ़नी है सवाल की, वहाँ पे घाटी लिखा होगा। अब जॉर्ज से भले ही समझ ना आए कि जॉर्ज क्या होता है, कैसा क्या, घाटी पढ़ के हर किसी को समझ आ गया घाटी क्या है। तो इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में जब कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंसो, तो रीड जरूर करना। बहुत सारे सवाल होते हैं सिर्फ हिंदी पढ़ने से सवाल का जवाब आ जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अपन इंग्लिश मीडियम का है कि इंग्लिश वाला ही पढ़ना है, हिंदी यूपीएससी ने दिया है तो अपनी सहायता के लिए दिया है। जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, टर्म्स वाले जो होते हैं, उनकी हिंदी पढ़ना बहुत 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 फायदेमंद होती है। एक क्वेश्चन आया था, मैंने इंक्लूड किया है कि नहीं, पारामितास करके कुछ आया था 2021 में। पारामितास है टर्म, वो चार ऑप्शंस दिए हुए परमितास, कि कौन सा उसमें से आंसर है। अगर आप इसको ही तोड़ोगे ना, परमिता या परमिता की जो डायरेक्शन दे रहा है, जो और चार ऑप्शन देते हैं, उसमें एक ऑप्शन था बोधिसत्वा करके कुछ था, कि जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, जो आपको पार करवा रहा है, चीजें करवा रहा है। अब हिंदी पढ़ते और उसको ब्रेक करते, तो आप उसको ऑप्शंस को मार सकते थे। तो इसलिए शब्द को पढ़ना और शब्द को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। शब्द को तोड़ो, उसको तोड़ के देखो कि अपने में क्या, इससे रिलेटेड अपन ने क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या चीज सुनी है, और उसको सारे ऑप्शंस में लगाओ, और उस पर भरोसा करो कि हाँ सही होगा, बिकॉज रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, सारे सवाल सही नहीं होंगे आपके। अगर आपने 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए ना, इससे मान लो 15 सही और 15 गलत भी होते हैं ना आपके, तो भी आप पॉजिटिव स्कोर में रहोगे। तो रादर देन छोड़ने से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। आधे सही तो होंगे, अपन ने करके देख लिया, आधे गलत भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पॉजिटिव स्कोर ही मिलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस और ये चीज़ अपन को लेके आनी है। ऐसे ये क्वेश्चन है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, इसको भी करो, देखो ऑप्शंस ऐसे हैं, इसमें भी ऐसे कोई एक हटाओगे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हटाओगे? फर्स्ट हटा दें? भी आ रहा है आंसर, सबका यही है। ठीक है, फर्स्ट क्यों हटाया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, होता है। तो अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन में अपन को ये भी देखना होता है, जैसे यहाँ तो अपन एलिमिनेट कर लिया, पांचों में से कोई गलत समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा अपन वो देख लेते हैं, उससे भी अप्रोच में सही होता है। अब भाई, एक्सपोर्ट करता है इसकी इंडिया सीड्स में, एक्सपोर्ट तो करेगा ही, कोई हानि थोड़ी है, एक्सपोर्ट तो बढ़ाना ही है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करेगा। तो मान लो फोर तो सही सही हो गई, या फिफ्थ देख लेते हैं कि भाई सीड्स इनकी हैं, बायोफ्यूल में तो हर चीज को अपन यूज कर ही लेते हैं, तो फिफ्थ तो मतलब किसी हालत में गलत हो ही नहीं सकता है इस ऑप्शन में। फिफ्थ सही है, तो चलो एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हुआ। फोर्थ भी सही है, तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो अगर आप ये एलिमिनेट नहीं कर पा रहे कौन सा ज्यादा गलत है, तो आप इस अप्रोच में भी जा सकते हो कि कौन सा सही होगा ही होगा। तो दोनों चीज़ों को आपको देखनी है। और जो इन्होंने चीज़ भले, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी चीज़ को, जितना ज़्यादा यूपीएससी स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बनाता जाता है ना, उतना ज़्यादा सवाल गलत होने के, ऑप्शन गलत होने के चांसेस होते हैं। उसने बता दिया एंडेमिक टू साउथ एशिया, कि साउथ एशिया का ही एंडेमिक है। तो अब इसको तुम ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, यूपीएससी ने जितनी बार कोई चीज़ कितनी बार कहाँ से एंडेमिक है, 10 में से 9 बार यूपीएससी ने उसको गलत जगह दिया है। मतलब स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, जहाँ भी बोलता है कि यहाँ से एंडेमिक है, यहाँ की नेटिव है, यहाँ का कुछ। एक और आया था, पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, गलत था वो ऑप्शन। और वो ऑप्शन अपन को लगता है कि हाँ सही होगा, लेकिन गलत होता है। तो अगर आप ये ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हो ना, 20 साल के सवाल देख के,
तो ये इतनी हिम्मत आप फाइनल डे में जुटा लोगे कि मान लो नहीं पता है तो लगा सकता हूँ मैं गलत चुन रहा कि हाँ ये चीज़ यूपीएससी हमेशा गलत देता है, तो इस बार भी गलत देगा। ये 10 में से 9 बार किया है तो एक ही एक पर 10% चांसेस है कि सही देगा ना। तो आप इसको कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ों को भी पीवाईक्यू से आपको एनालाइज करना है, कौन सी चीज़ को गलत देता है, कौन सी चीज़ को सही देता है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म पे बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी। और हमेशा देखना जब भी ऑप्शन आता है ना, महायान और हीनयान बुद्धिज्म को वो उल्टा करके देता है। हमेशा उल्टा करके देगा। 90% टाइम उल्टा ही करके देगा। तो अगर आपको मान लो गैस भी लेना है ना, कि हिम्मत लगानी है, तो आप लगा लेना ऑप्शंस में कि यार हीनयान महायान दिया है, इन दो में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। और आप उसको गलत कर लोगे, आप 50-50 पे आ जाओगे और आंसर सही हो जाएगा। तो ये हिम्मत आपको पीवाईक्यू ही देगा, कोई टेस्ट सीरीज कोई नॉलेज नहीं दे सकता आपको। नॉलेज एक जगह पे आके आपको रोक देगा, उसके आगे आपको कैसे क्लियर करना है, यूपीएससी का कट ऑफ और फॉरेस्ट का कट ऑफ, वो आपको यूपीएससी के पेपर से एनालिसिस करके ही आपको निकालनी है। और ये कॉन्फिडेंस भी देगा और ये आपको प्री भी निकलवा के रहेगा। तो इस चीज को जरूर सब ध्यान देना। अब जैसे ये स्पोर्ट्स वाला सवाल, भाई हर किसी की हवा टाइट हो गई थी 3 सवाल लाइन से देख के कि भाई क्या पूछ लिया यूपीएससी ने। अब लोग देख के डर जाए भाई क्या है ये, लेकिन इसको आप कर सकते हो, कोई 50-50 पे लेके आ सकते हो उसको। दो ऑप्शन हटा दो। सेकंड हट जाएगा। हाँ तो अधिकतर नहीं है, सबसे ज्यादा इस एक्सट्रीम है अधिकतर। हाँ चलो और कोई अप्रोच। थर्ड खिलाड़ी का नाम दिया है। ठीक है, और कोई अप्रोच। एक अप्रोच और मैं बताना भूल गया, जिसमें लगती है कि अपन को ये भी देखना होता है कभी कभी कौन से दो ऑप्शन कभी साथ में होंगे नहीं। ठीक है, अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। कोई अवार्ड का नाम है, पता नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, सुना नहीं अपन ने, कि टाइगर वुड्स जो गोल्फ प्लेयर है वो पहली बार वो जीता था। फैक्ट है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, नहीं पता। सेकंड पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा Formula 1 प्लेयर वालों को ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, हो सकता है गलत हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं कि रॉजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड मिला हुआ है। रॉजर फेडरर, अब कोई भी नॉर्मल हो पता होगा, टेनिस खेलता है, हर किसी को पता है। ऑप्शन टू देखो, ऑप्शन 2 और 3 कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार Formula 1 वालों को मिला है और सबसे ज्यादा रॉजर फेडरर को मिला है। रॉजर फेडरर टेनिस खेलता है, 2 और 3 साथ में हो ही नहीं सकते आंसर में। तो मैं दो ऑप्शन अपने आप हट गए। इतना डिफिकल्ट सवाल एटलीस्ट 50-50 पे आप ले आए। अब आपकी रिस्क है, रिस्क ले लोगे तो कोई दोनों में से एक ही आंसर सही है, आधे लोग का सही होगा आधे लोग गलत होगा, या छोड़ भी सकते हो। एग्जैक्टली आंसर मैं भूल गया हूँ क्या है, शायद 1-2 है इसका आंसर। Formula 1 का नहीं, Formula 1 कार वाली एक रेसिंग का होता है, मतलब नहीं भी पता है ना। रॉजर फेडरर तो पता है टेनिस खेलता है ना, थोड़ा सा नॉलेज होता है। अगर टेनिस पता है तो भाई टेनिस और Formula 1 एक डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं पता है तो फिर तो छोड़ने, तीनों सवाल ऐसे ही थे, छोड़ने वाले थे। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी आप कॉमन लगा के 50-50 पे आप ला सकते हो। और यार 50-50 लाने के बाद मेरी सजेशन रहेगी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। बहुत मेहनत से आपने दो ऑप्शन तो हटा दिए, अब बचा दो, इन दोनों में से ही कोई सही है। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे 15 सवाल हैं जहाँ पे तुम 50-50 में रीच कर गए। अब प्रोबेबिलिटी है आधे सही होंगे आधे गलत होंगे, ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि 15 तुम्हें गलत हो जाएंगे यार। तो 50-50 तक किसी भी सवाल में अगर आ जाओ तो ट्राई करना, उसको अटेम्प्ट कर लो। और ये चीज कैसे आओगे, अभी टेस्ट सीरीज जब दोगे ना, उसमें अप्लाई करके देखना। 50-50 में तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जो सर का चार्ट एनालिसिस चार्ट होता है ना, सबसे बेस्ट चीज है वो। किस सब्जेक्ट में 50-50 तुम्हारे सही होते हैं, किस सब्जेक्ट में 50-50 कर, ऐसे मेरा था हिस्ट्री वाले में और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते थे, उसमें मेरा हमेशा ही गलत होता था सवाल यार। मैं 50-50 कर लूँ उसके बाद भी इतनी खराब किस्मत थी कि गलत ही आंसर मार्क करता था। तो फिर मैं फाइनल में उसको भाई पता है मेरा गलत ही हो रहा है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता था उसको। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आपका इंस्टिंक्टिव सही जा रहा है और कहाँ पे आपका गलत जा रहा है। तो वो एनालाइज कर लोगे, वो समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे ये भी सवाल है 2017 का। ठीक है, अब मान लो ये नई चीज थी, अब नहीं पता थी क्या होती है, कॉमन से लगा स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स धारियां होती हैं। अब ऑप्शन अपन पढ़ते हैं।
है ना, वाइल्ड फौना का कोई कैप्टिव ब्रीडिंग है, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, इंडिजीनियस सिस्टम आईआरएनएस सैटेलाइट है, और हाईवेज की सिक्योरिटी के लिए। सिंगल टर्म है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन आप देख रहे हो अलग अलग हैं। अब आप इतना देखो, स्ट्राइप्स जो होती हैं, बाघ की निशानी होती है, धारियां होती हैं, एक टाइगर वर्ड दिख रहा है, यही आंसर आप मार्क कर सकते हो, यही सही आंसर है। बिकॉज ये एक्रोनिम भी जो बनाया गया है ना, ये कुछ ऐसे ही नहीं बना लिया जाता है, ये किसी ना किसी चीज का स्पेसिफिक ही होता है। तो शेर के सेंसस के लिए, मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है, तो इसलिए उसके ऊपर स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म होगा कुछ टी से, और उससे अपनी जो पहले अपने टिक दी थी, टी आ रहा है, टी से टाइगर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जब भी शॉर्ट फॉर्म आए उसका देखो कहाँ पे क्या आ सकता है, क्या मीनिंग उस पर बैठ सकती है। किसी ये था मेरे को एनालिसिस करवाना आपका, कि पीवाईक्यूज दिखा दूं कि आप खुद से देख लो कि ये चीजें लगती हैं, और ये चीजों को सुन के देख के आपको खुद को अप्लाई करना है अपने जो भी आप पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे 3 महीने। टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा फोकस आपको पीवाईक्यूज पे देना है, स्पेशली 13 से लेके 22 तक का। हाँ बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, ऐसे ये भी बन सकता है, लेकिन फिर मैंने बताया ना स्ट्राइप्स धारियां, ऐसे वहां भी बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो एटलीस्ट ये दो तो हटा दोगे आप, और फिर दूसरा वर्ड देखोगे आप धारियां, तो आप ट्रिक ले सकते हो, बाकी नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हो। ये मेरा ये कहने का मतलब है, बिना नॉलेज के भी आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के करीब आंसर के आ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर ये करोगे तो वही है, 20 सवाल में से आपके 10 गलत होंगे, 10 सही होंगे, तो भी आपका नेट स्कोर तो पॉजिटिव है, छोड़ने से अच्छा इसको अटेम्प्ट कर लो भाई। किसी का और कोई डाउट और कुछ सवाल? ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है, हाँ। तो देखो, मेरे को भी टाइम की दिक्कत होती थी, और मेरा सेकंड प्री जो था वो, भाई मेरे 5 सवाल छूट गए थे। मैं 2 राउंड में पेपर करता हूँ, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट रीडिंग में सारे कर लिए जो आते हैं, मार्क कर लिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, बाकी सेकंड राउंड में आता हूँ। सेकंड राउंड में मेरे को 2021 के पेपर में बड़ी दिक्कत हो गई थी, मेरे 5 सवाल मेरे को आते थे आंसर, लेकिन छूट गए थे वो। तो उसके लिए वही होता है कि यार, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, पढ़ना, और जब अपन ऑप्शंस रीड करते हैं ना, जब अपन डिस्कस किया कि भाई ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती हैं, इसको एलिमिनेट कर देना, तो वो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही थोड़ा सा डेवलप करना, कि पहली रीडिंग जब आप करोगे, तभी आपको ये स्टेटमेंट्स देख के आप वहाँ पे ऑप्शंस हटा दो, कि ये दो तो नहीं होंगे, बचे हैं ये दो, इन दो में मैं वापस आके सोचूंगी। और इन दोनों में से ना थोड़ा सा आप पहली रीडिंग मार्क कर लो, कि अगर मेरे को टाइम नहीं बचा तो मेरे को ओएमआर में ये वाला मारना है। जैसे मेरे एक दोस्त है, वो करते हैं कि भाई काट लिया अपन ने, 50-50 कर लिया, लेकिन दो में से कोई ज्यादा सही लग रहा होगा आपको अभी पहली रीडिंग में, तब वहां पे डॉट या कोई भी सिंबल लगा लो, कि हाँ, अगर मेरे को टाइम नहीं मिला तो मेरे को ओएमआर भरनी रहेगी, तो मैं ये वाला ऑप्शन भर दूंगा या भर दूंगी। अगर टाइम मिला तो आप सोचोगे दोनों में से कौन सा भरना है, वो भरोगे। और टाइम वैसे कम होगा जब आपके जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ना, आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी, इस टाइप के 15-20 सवाल, 10-15 सवाल आते हैं, जब आपका स्टैटिक एरिया मजबूत होगा, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, तब आपके वो वाले क्वेश्चंस में टाइम बहुत जल्दी, वो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, तो वहां से आपको टाइम बचेगा। और टाइम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आप टेस्ट देते हो, अपन 2 घंटे का समय मिलता है, 15 मिनट तो आप मान लो ओएमआर भरने में फिल चले जाते हैं, 10-10 मिनट मिनिमम जाएगा आपका। तो मैं ये करता था कि जितने भी टेस्ट देता था, मैं 1 घंटा या सवा घंटा, और सबसे कठिन टेस्ट जो मुश्किल होते हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा मैं कभी कोई टेस्ट में प्रैक्टिस में नहीं देता था। 1.5 घंटे तक आप टेस्ट दो, 1.5 घंटे में जितना भी हो आप छोड़ दो, 2 घंटे का टाइम लेके टेस्ट मत दो अभी प्रैक्टिस में, क्योंकि 2 घंटे में आपकी आदत बनी रहेगी कि हाँ करना है, करना है, करना है, क्योंकि वहां का पेपर इससे डबल लेंदी आता है। और वहाँ यहाँ पर अपन को हिम्मत हो जाती है कि मार देते हैं, वहां पर मारने में 2 बार सोचना पड़ता है, एक बार डिसाइड कर लिया फिर से पढ़ लेते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो दोबारा डबल टाइम लेता है वहां पे सवाल आपका। तो उस सवाल को लेके अगर आप यहाँ पे 1.5 घंटे की आदत बना लोगे प्रैक्टिस करने की, तो वो आधा घंटा वहाँ पे आपको एग्जाम का स्ट्रेस झेलने में, और वहाँ का कठिन सवाल को पढ़ने में, और सवाल को छोड़ना भी सीखना है अपन को, भाई जो कुछ भी नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती भी तिकड़म लगा के सॉल्व नहीं करना है। एक अपना आइडियल अटेम्प्ट का स्कोर लेके जाना है, कि इतने 90 सवाल, 95 सवाल, 85 सवाल मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, जो मैं मॉक टेस्ट में करता हूँ, तो मेरे 100 के ऊपर नंबर आ जाते हैं। तो वो आइडियल फिगर लेके जाना है, उसके अराउंड आपको क्वेश्चंस को देखना है। तो 2022 का पेपर आसान था रिलेटिवली, 20 और 21 का पेपर बहुत कठिन था। तो आपको एग्जाम में जाके पेपर को देख के भी एनालाइज करना है, कि हाँ भाई आसान पेपर है तो मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, कठिन पेपर है सबके लिए कठिन है, आपके लिए कठिन पेपर है तो सबके लिए कठिन पेपर है, ये बात ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मेरे को नहीं बन रहा है, मेरी पढ़ाई में कमी है, कोई कमी नहीं है, पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है,
एक बेसिक नॉलेज जो अपन ने पढ़ लिया, पढ़ना है, उसके बाद आप देख रहे हो बिना पढ़े अपन ने 30 सवाल यूपीएससी के पिछले 3 साल के सॉल्व किए हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को लेके जाना, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी है, ये सीखनी है, सिर्फ पीवाईक्यू से सीखोगे। और ये कर लोगे तो प्री हर किसी का निकल जाएगा। काफ़ी अच्छे मार्जिन से निकल जाएगा। और कुछ सवाल किसी का? हाँ। हाँ, आप देखो इतने पेपर तो सब किसी को देने, कहीं न कहीं से देने ही है। तो मार्केट के दिए थे, अमित सर की टेस्ट सीरीज़ जो थे वो भी सारे सॉल्व किए थे मैंने, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किए थे, सारे सेक्शनल्स और ये। मैं पढ़ा कम था क्योंकि मैंने 2 बार निकाल पढ़ लिया था, दे दिया था, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे को ये लगती थी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका हर किसी का टारगेट होना चाहिए, आपको 5000 सवाल सॉल्व करने हैं। आप कहीं से भी कैसे भी करो। एक टेस्ट सीरीज़ में 100 सवाल होते हैं, 50 टेस्ट सीरीज़ उससे मिला के आपके हो जाते हैं 5000 सवाल। तो आप कोई से भी करो, कहीं से भी करो, वो प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है आपकी पीवाईक्यू, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। कि मार्केट के टेस्ट आप सॉल्व कर पाओ, नहीं कर पाओ, ये आपको ज़रूर सॉल्व करना है 13 से लेके 22 तक, और जो डिफरेंट सीडीएस वगैरह होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स के भी। आप कुछ बोल रहे थे? टेस्ट पेपर। देखो पढ़ने से मैं तो बता दिया, देखो पढ़ने का तो जो बेसिक आपका नॉलेज है वो चीज़ आपको रिवाइज करनी है। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब पॉलिटी में ये सब अपने लॉजिक्स नहीं चलते। पॉलिटी में वो चलता है कि संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो आप लॉजिक से कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन की एफआर में क्या है, डीपीएसपी में क्या है, चीज़ें क्या है, वो तो पढ़नी पड़ेंगी, वो कंफ्यूजिंग भी होती हैं। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज तो करना ही करना है। तो बेसिक आपकी रीडिंग, तीन तीन रीडिंग आपकी किसी भी सब्जेक्ट या सिलेबस की 3 महीने में भी हो जानी चाहिए। और पीवाईक्यू सारे हो जाने चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए, सिर्फ आंसर सॉल्व नहीं करना है आपको। सारे ऑप्शंस पे आपको देखना है गलत क्यों है, उस पर रिसर्च करना है क्या आया है, क्योंकि रिपीट होगा वो। 3 से 4 सवाल आपको पीवाईक्यू से ही ऐसे घुमा फिरा के कर लॉजिक करके मिल जाएंगे। तो मोस्ट फोकस आपका क्वेश्चन सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट इन सब पे होना चाहिए। सी सेट निगलेक्ट ना करें। सेकंड प्री मेरा इसलिए नहीं हुआ था, मेरा विलियम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकल रहा था, लेकिन मेरा सी सेट नहीं हुआ था। तो सी सेट इंजीनियर इंजीनियर हूँ मैं, उसके बाद भी सी सेट नहीं निकला था। तो सी सेट प्लीज़ निगलेक्ट नहीं करना कोई भी, सी सेट को भी ध्यान देते रहना, हर संडे उसकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अब बनाने लगे डिफिकल्ट सी सेट, तो देखना पड़ेगा उसको। हाँ, वो बोथ और नाइदर 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, वो सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी है। उसमें तो यार देखो 50-50 तुम आ जाओगे कहीं न कहीं से, कोई या तो सी होगा या डी होगा, या कोई एक गलत है, एक सही है। उसके बाद यार वो थोड़ा वो नॉलेज बेस पे जाएगा वो। उसको पूरा अपन नहीं कर सकते हैं। वो सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी लगती है मेरे को यूपीएससी के सवाल की। क्योंकि उसमें से अगर आपने एक भी कर लिया ना कि चलो एक सही है, एक गलत है, उसके बाद आप आंसर नहीं बता सकते हो कौन-सा मानना है, नन मानना है या ये मानना है। तो वो थोड़ा-सा करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक या ट्रिक नहीं है। वो डिफिकल्टी होते हैं थोड़े से। वो आते हैं ना कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं 1 टू, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ करेक्ट, नाइदर करेक्ट। ओनली 1 पे और ओनली 2 पे, हाँ। हाँ, वो भी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन देखो मैंने ऐसा किया था, जब आप एनालिसिस करोगे ना पीवाईक्यूज में देखा होगा, जब भी मैच द कॉलम देता है ना यूपीएससी, तो उसका आंसर होता है 2 में होता है, कोई भी 2 को स्वैप कर देता है, इंटरचेंज कर देता है वो। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ था। तो 8 से 9 सवाल आए थे, मैं सब में मार दिया था ओनली 2 पे करेक्ट। भाई बड़ी डिफिकल्टी, मेरे को पता है एक सही है एक गलत है, बाकी 2 के बारे में नहीं पता है मेरे को। मैंने 8 में मार दिया ओनली 2 करेक्ट, 6 सही थे 2 गलत थे। हाँ 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 हाँ। भाई 5 सही थे 3 गलत थे। तो आप देख रहे हो मतलब, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई? तुमने देखा हुआ ऐसा ही करता है यूपीएससी, कोई भी करेगा तो ऐसा ही करेगा। तुम टेस्ट सीरीज में भी देख लोगे, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये होते सही मैच लिखे होंगे। होता ही है, तब मार दो भाई। 8 के 8 गलत हो ही नहीं सकते तुम्हारे। तुम्हारे 5 सही है ना, 10 नंबर, और 3 गलत हैं, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 भी कटे तो भी 4 नंबर तो पॉजिटिव है, छोड़ने से अच्छा। टाइम कितना बच गया तुम्हारा। वो सवाल इतना था, पहले 2 सवाल तो मैं हो गया भाई, एक सही है एक गलत है, इन 2 के बारे में मेरे को हवा ही नहीं है, पता ही नहीं है। भाई वही ना। तो अब ये देख रहे हो यूपीएससी हर साल चेंज करेगा। 20 में उन्होंने स्पोर्ट्स का दे दिया, हर कोई पढ़ने लग गया भाई, कुछ भी पूछ रहा है यूपीएससी। इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, 23 में कुछ और देंगे, वो उनका काम ही है वो। उनको पता है पूरे मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उनको भी तो सेट करना है चीजें। लेकिन आपको इतना स्मार्ट होना, और पीवाईक्यू से ही सीखना है। सब कुछ पीवाईक्यू से ही सीखना है अपन लोगों को। और वो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना है, हिम्मत लगानी है, और कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ भाई। तो ये चीजें अपन को इम्प्लीमेंट करनी है।
हाँ, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पढ़ा अपन ने, जितना डिस्कस किया, चीजें लगाई, उसके बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। अब फनम करके कुछ आया था इस बार। अब मान लो तुमने ब्रेक भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, एक वो आया था कुला व्रत, ऐसा कुछ करके आया था, किससे रिलेटेड है वो। तो अब वो सवाल ऐसे हैं कि मान लो पढ़ा अपन ने, चीजें देखी, ऑप्शन भी किया भाई, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, या बस एक ही एलिमिनेट हुआ कि ये नहीं है, तीन ऑप्शन में रिस्क नहीं लेंगे अपन। 50-50 हो जाएगी तो रिस्क ले लेंगे। तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है या चीज़ें आ रही हैं, देन आप उसको छोड़ सकते हो। और फिर मैंने बताया, जैसे मेरा ज्योग्राफी है, उसका वीक एरिया था, मेरा कभी सही नहीं होता था भाई सवाल। मैं सब कुछ कर लिया, 50-50 आने के बाद भी मैं गलत ही आंसर करता, 10 में से मेरे 4 गलत होते थे, 5 गलत होते थे, 2 सही होते थे। तो ऐसे आप अपने एरिया से आइडेंटिफाई करो कि भाई इन्वायरमेंट है, इसमें गलत ही हो रहा है मेरा सवाल। तो वहाँ पे भी अगर नहीं हो रहा है तो वो गलत ही होगा, तो छोड़ देना है उसको। तो अपने वो एरियाज अपन को आइडेंटिफाई करने हैं, कहाँ पे आप सही जा रहे हो, कहाँ पे गलत जा रहे हो, और कौन सा सवाल बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ऑप्शन ही एलिमिनेट नहीं हो रहा है उसमें, तो वो आप फिर छोड़ सकते हो। और अपना एक आइडियल बना देना कि इतने क्वेश्चंस का राउंड में अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी सही जाती है। तो ये सारे डिस्कशन जो कि इसको खुद से अप्लाई करके देखना हर साल के पेपर्स में, तब जाके आप हिम्मत ले पाओगे उसको मार्क करने की। वरना आप हर जगह सुन लोगे, अमित सर बोलते रहेंगे पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, सबको बोलते हैं, वो कोई नहीं करता है। करते भी हैं लोग तो ये करते हैं कि भाई आंसर देख ले, हाँ ये चीज़ है, ये सही है, जैसे अपन ने आंसर पढ़ लिया कि उसका आईए सेफगार्ड्स का ये वाला था, या इसका ये वाला आंसर था। लेकिन उसका लॉजिक पे जाओ ना, कि बिना नॉलेज के, या कोई आंसर मेरे को पता भी है तो ठीक है, मैं बिना पता हुए भी मैं क्वेश्चन से कैसे आंसर को डिराइव कर रहा हूँ, वो सीखना है आप लोग को। कोई ऑप्शंस आपने सेव कर लिया कि पता है आपको, पढ़ा हुआ है ये आंसर, लेकिन मैं क्वेश्चन से कैसे उस आंसर पे आ रहा हूँ उस क्वेश्चन में, वो भी आप डेवलप करो, सीखो उसको। तब जाके आपको नए क्वेश्चन में वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उसमें तो वही है यार, मतलब नॉलेज बेस पे रहेगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, उसमें भी कोई एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहा होगा। उसमें भी आप कॉमन सेंस लगाओगे कि यार ये चीज़ तो हो नहीं सकती, ऐसा होगा या नहीं होगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस ही लगेगी और नॉलेज बेस लगेगा। हाँ, एक हो गया, और एक के बारे में नहीं पता है तो भी आप नहीं कर सकते, वही बोलते हैं ना, सबसे डिफिकल्ट होते हैं वो सवाल। और कुछ? ठीक है। ओके। ऑनलाइन वालों को किसी को कुछ सवाल? ओके, थैंक यू।